मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। इंडिया में घर प्रॉपर्टी से ज्यादा इमोशन से जुड़ा होता है, लेकिन क्या हो जब कोई आपके इमोशन से खेले या उन्हें ना समझे। हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लाखों लोगों के घर का सपना अटका हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के 7 बड़े शहरों में लाखों करोड़ों के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब ऐसी खबर आ रही है, पहले भी ऐसा कई बार होता आया है। लेकिन क्या है इस समस्या का हल? इसी पर आज विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। अपने सपनों का घर हर इंसान का सपना होता है, लेकिन ये सपना सिर्फ पैसे या ईंट गारे से नहीं पूरा होता। हो सकता है आपके पास पैसे हो और आप अपने घर की कीमत अदा करने को भी तैयार हो, या आपने अपना आशियाना बुक भी कर लिया हो। फिर भी जरूरी नहीं कि आपका खुद का घर बनाने का सपना पूरा हो जाए। आजकल ये सपना होम बायर्स से ज्यादा बिल्डर पर निर्भर करता है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट कंपनी एनारॉक की ताजा रिपोर्ट की माने तो देश के 7 बड़े शहरों में करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए कीमत के करीब 5 लाख मकानों का काम अटका पड़ा है या बहुत सुस्त रफ्तार से चल रहा है। एनारॉक ने अपनी रिपोर्ट में उन प्रोजेक्ट्स को शामिल किया है जो दिल्ली, एनसीआर, मुंबई और उसके आसपास के इलाके, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे में 2014 में या उससे पहले लॉन्च किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अटकी पड़ी हाउस यूनिट्स में से करीब 2.4 लाख तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही है, जबकि करीब 37,000 यूनिट्स का निर्माण इसी साल जनवरी से लेकर मई के बीच में किया गया है। एनारॉक ने कहा कि अधूरी पड़ी हुई हाउसिंग यूनिट्स में दिल्ली एनसीआर और मुंबई का हिस्सा 77% है। वहीं बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में 9% हाउसिंग यूनिट्स अधूरी पड़ी है, जबकि कोलकाता में 5% घरों का कंस्ट्रक्शन का काम सुस्त रफ्तार से चल रहा है। एनसीआर में इस समय लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कीमत की 2,40,610 यूनिट्स अटकी हुई है। खास बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स अटके हैं उनमें देश के कई नामी बिल्डर्स के नाम शामिल है। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि घर खरीदारों को परेशानी से बचाने के लिए बनाई गई रेरा जैसी व्यवस्था का क्या हुआ। ईटी नाउ स्वदेश। तो चलिए, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब प्रोजेक्ट्स अटके हैं तो होम बायर्स के सामने आखिर क्या विकल्प? प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह आखिर क्या है? प्रोजेक्ट्स में देरी का खामियाजा कंज्यूमर क्यों भुगतेगा या घर ग्राहक क्यों भुगतेगा? क्या अटके हुए प्रोजेक्ट्स बेच सकते हैं ग्राहक? क्या रेरा जैसी व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है? इन सभी सवालों के जवाब लेंगे हमारे आज के पैनलिस्टों से। आज हमारे साथ रेरा के सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के प्रेसिडेंट मेंबर अभय उपाध्याय हैं। हमारे साथ भारतीय अर्बन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर सीईओ रेसिडेंशियल अश्विंदर आर सिंह और उदय वावेकर साहब जो कि एक वकील हैं, हमारे साथ इस पेशकश में। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। अभय जी, आपसे ही सवाल यहाँ पर पहले पूछना चाहेंगे, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये 2014 या उससे पहले के हैं जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। समस्या जितनी बड़ी हमें यहाँ पर लिखित रूप में दिखाई दे रही है ना, उससे कहीं ज्यादा बड़ी है, क्योंकि 2 चीजें हैं। एक तो वो घर खरीदार जो कि परेशान है, दूसरा रेरा का जैसा कानून यहाँ पर कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इतने पुराने प्रोजेक्ट्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, कोई नया वाकया नहीं है, लेकिन यहाँ पर रेरा के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स का भी ऐसा हाल हो तो आम घर ग्राहक होम बायर कहां जाए? जी, बहुत ही गंभीर सवाल है ये। और वैसे मैं आपको एक ये बात जरूर बताऊंगा कि जो रिपोर्ट आई है एनारॉक की, इसमें इनकंसिस्टेंसी है। जो लास्ट ईयर इन लोगों ने रिपोर्ट दी थी अगस्त में, और अभी जो दी है, तो लास्ट ईयर इन लोगों ने बोला था कि लगभग 4,54,000 जो है होम्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए, स्टक हैं। और इस बार इन लोगों ने इसको बढ़ा करके 4,80,000 कर दिया, 4,80,000। और उसमें ये कहते हैं कि 37,000 घर लगभग जनवरी से अभी तक बन गए हैं। तो ये चीजें बैठ नहीं रही हैं। लेकिन इस चीजों को अगर हम लोग एक बार किनारे कर दें तो ये बात तो सही है कि काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स जो थे 2014 के पहले वो अटके पड़े हैं। और ये भी कहना सही है कि रेरा उस 2014 के जो पहले के जो प्रोजेक्ट्स में उसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव नजर नहीं आया है। तो इसके पीछे में हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा कविता जी कि अभी तक जो प्रोजेक्ट जो 2014 के जो पहले के प्रोजेक्ट हैं उसमें जितना मैंने जो स्टडी किया है और जितना मेरे को नॉलेज है,
90% केसेस में फंड की इशू है, फंड की प्रॉब्लम है। अब इसमें हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हमारे जो कानून है वो ऐसे हैं कि अगर फंड नहीं है तो कोई फंड तो अल्टीमेटली बिल्डर को ही लाना पड़ेगा, और बिल्डर से वसूली की जो प्रक्रिया है कि उससे उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं या जिसके भी जो बिकॉज कोई भी बिल्डर आज उसके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, प्रोजेक्ट में पैसे नहीं है, लेकिन वो खुद एक बहुत लैविश लाइफस्टाइल को लीड करता है, वो लग्जरीज इंजॉय करता है। तो ये यहाँ पर चीजों एक को घर हम लोगों को खरीदार समझना करे क्या? पड़ेगा। अश्विंदर जी, आप शायद इस पर विस्तार से थोड़ा सा और समझाइश दें। फंड्स की प्रॉब्लम है बिल्डर के पास या जो भी कोई इशू है, इसमें एक होम बायर को क्यों सफर करना पड़ रहा है? अंत में हर चीज उन्हीं को क्यों भुगतनी पड़ती है? देखिए, ये जो रिपोर्ट मैंने देखी है ना कविता, ये 2014 और उसके पहले की है, जब रेरा नहीं था, और हमें पता है कि काफी नाइंसाफी हुई है उस समय। बिल्कुल। अब कस्टमर को क्यों झेलना पड़ रहा है, वो इसीलिए रेरा आया, इसीलिए पॉलिसीज आई, इसीलिए आईबीसी आया, इसीलिए अगर आप देखें कि कोविड के बावजूद कविता सिर्फ 1 या 2 डेवलपर होंगे जिन्होंने शायद डिफॉल्ट किया या डिलीवर नहीं किया जो प्रॉमिस किया था। सो इम्प्रूवमेंट बहुत आई है। अगर आप मार्केट्स, बैंगलोर जैसी मार्केट्स देखते हैं तो यहाँ पर कभी भी वैसी प्रॉब्लम नहीं थी। मैक्सिमम प्रॉब्लम एनसीआर में रही है और कुछ बाकी मार्केट्स में थोड़ी थोड़ी रही है। कंज्यूमर को सफर करना पड़ रहा है, बट अगर आज कंज्यूमर थोड़ी सी समझदारी के साथ, रिसर्च के साथ रेगुलेटर के पास जाता है, डेवलपर से बात करता है, और डेवलपर को पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी हाई हो सकते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली कंज्यूमर को अपना पैसा वापस मिलना चाहिए या घर मिलना चाहिए। कोर्ट कचहरी में जाकर कुछ होने वाला नहीं है, और आज की डेट में डेवलपर समझता है कि मुझे कंज्यूमर को हेल्प करना है। एंड गिवन द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्री, ये डेवलपर्स अभी कंज्यूमर की दर्द को समझ रहे हैं और पुरानी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और कई हद तक सॉल्व हुई भी है प्रॉब्लम। यहाँ जो क्रॉनिक प्रॉब्लम है, जो बहुत क्रॉनिक है, जहां पर अब कुछ डेवलपर्स हैं जो दे आर नॉट रीचेबल या देश छोड़ के भाग गए हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी उस समय भी नहीं थी और कंज्यूमर ने बिना रिसर्च किए डिसीजंस लिए, वहां पर अभी भी दिक्कत है। वहां पर स्वामी फंड भी आकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पर वावेकर जी आप समझाइएगा मुझे, रेरा के आने के बाद भी अभी भी इन प्रोजेक्ट्स को हम अटका हुआ क्यों देख रहे हैं? दिल्ली, एनसीआर, मुंबई अगर हम देखें तो लगभग 77 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे अटके हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 4.8 लाख हाउसिंग यूनिट की। रेरा आने के बाद इनका संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, रेरा आने के बाद बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, दोनों पैनलिस्टों ने हमें समझाया किस तरह से कानून ये लागू होने के बाद हितों का ध्यान रखा गया है, एक यूनिफॉर्मिटी आई है, एक रूपता आई है जिसकी जरूरत भी थी, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? कविता जी, मैं आपको बताऊं कि रेरा के प्लानिंग कमीशन को मैंने 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को प्रेजेंटेशन दिया था कि रेरा में पिनल, और ये पिनल प्रोविजन है वो रेरा में बहुत जरूरी था, वो लाया नहीं गया। इसके लिए आज रेरा तो बिल्कुल टीटलेस हो गया। आप डिग्री लेके सो जाओ, मैं भी खुद रेरा में प्रैक्टिस करता हूँ। जहां तक रिफंड है लोगों को मिलता है, और रिफंड 7% में देने के बाद बिल्डर को 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है। वेरएज कंज्यूमर कोर्ट, जिसका मैं आज उपाध्यक्ष हूँ महाराष्ट्र बार का, कंज्यूमर कोर्ट बहुत फॉरवर्ड है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल जस्टिस दीपा शर्मा जी का राष्ट्रीय आयोग का अभी निर्णय आया है कि बिल्डर ने अगर डिले किया प्रोजेक्ट में तो रिफंड देना चाहिए, और वाजबी 18% से लेके 12% से लेके 18% तक दे रहे हैं, और उसके साथ साथ कई ऑर्डर्स में तो प्रोपोर्शनेट मार्केट वैल्यूज भी दिया है। दूसरी बात यह है कि मगर कंज्यूमर कोर्ट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं है, इसके लिए 3 से 4 साल लग जाते, कभी कभी 5 साल लग जाते। मगर आज कंज्यूमर कोर्ट को टीथ बाइटिंग है, अगर बिल्डर ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता तो उसको 3 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। महाराष्ट्र में मेरे ही केसेस में नियरली 7 बिल्डर्स फॉर नॉन कॉम्प्लायंस, नॉट गिविंग परमिशन, नॉट गिविंग रिफंड के लिए 3 इयर्स के रिगरस इम्प्रिजनमेंट में गए हैं, इंक्लूडिंग पूजित अग्रवाल। लोग कहेंगे कि ये क्यों रखना चाहिए, रेरा का यही व्यू था कि बिल्डर्स को क्यों हम पनिश करें, मगर अनलेस देयर इज अ पिनल प्रोविजन नोबडी वर्क्स। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। आज ग्राहक को, कंज्यूमर इज अ किंग इज आवर टॉपिक। आज कंज्यूमर कोर्ट में जितना रिड्रेसल हो रहा है वो काफी है, और काफी तक लोगों ने सेटल भी किया है। और दूसरी बात रेरा की है कि रेरा बहुत लिमिटेड है। अभी जैसे आप महाराष्ट्र में देखो और बाकी की जगह देखो, SRA यानी स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डू नॉट कम। कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कॉल्ड प्रमोटर डेवलपर बोला जाता है, वो नहीं पार्ट कर सकते हैं। उसमें आप कलेक्टर लैंड,
म्हाडा लैंड और आपकी दिल्ली की डीडीए लैंड नहीं आती रेरा में। रेरा में फिर क्या आता है? रेरा अगर इतना संकुचित आप करोगे, जिसमें रेरा में आपके सिर्फ जो रजिस्टर्ड फ्लैट बायर्स है वही आ सकते हैं, और आपका रीडेवलपमेंट रेरा में नहीं आ रहा। रीडेवलपमेंट तो आज हर बड़े सिटी का एक दस्तूर हो गया, खास करके प्रावधान मुंबई मिस में। है, तो मेरे आप ख्याल देखिए से यहाँ आपके पर कहीं ना कहीं रेरा कमजोर पड़ रहा है वावेकर साहब, बहुत मुझे कमजोर पड़ रहा है। बताइए। जी। मैं बोलूंगा प्रावधान कंज्यूमर कोर्ट बेटर है उल्टा। कंज्यूमर कोर्ट में पिनल प्रोविजन होती है, अगर आपको अवार्ड मिल गया तो उस अवार्ड में मॉनेटरी अवार्ड है तो वो वसूल करने के लिए अटैचमेंट ऑफ बिल्डर्स पर्सनल प्रॉपर्टीज होता है। अभी अभी अभिवक्ता ने रेस किया था कि पर्सनल प्रॉपर्टीज इनकी अटैच होनी चाहिए, बिल्कुल होती है कंज्यूमर कोर्ट में, और कंज्यूमर के कोर्ट के थ्रू होती है। साथ साथ पिनल प्रोविजन में वो 3 साल जेल में जा सकता है। तो जब इतना प्रावधान है तो भी जैसे इन्होंने कहा बिल्डर भाग जाते हैं, फॉरेन कंट्री चले जाते, ऐसा नहीं है कि ना, उन्होंने कहा 1-2 केसेस है, बहुत सारे बॉम्बे में, तो जैसे आपने कहा मैक्सिमम एनसीआर बॉम्बे में है। तो रेरा कहाँ कमजोर पड़ रहा है, इसका जवाब मैं अभय जी से आगे लूंगी, लेकिन आप मुझे बताएं या समझाएं कि इस पर्टिकुलर मुद्दे का क्या हल है, ग्राहक क्या करे, घर खरीदार क्या करे? आज तो हल एक ही है कविता जी कि इनको कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच होना चाहिए। कंज्यूमर कोर्ट में आज आपकी प्रोसेसिंग फी मैक्सिमम 5,000 रुपया है। साथ साथ आप अगर किसी अच्छे वकील को भी लो तो फीस इसकी ज्यादा नहीं है। और कंज्यूमर कोर्ट में जो प्रावधान है कि आपको अंतरिम आदेश दिया जाए कि आपका फ्लैट बेचा नहीं है और बिल्डर बेच दिया, तो तभी अंतरिम आदेश में भी वो अंदर जा सकता है। एग्जीक्यूशन 27 के अंदर धारा हो सकता है, अभी 72 के अंदर हो सकता है। तो बहुत फॉरवर्ड है कंज्यूमर एक्ट, ओनली थोड़ा समय लगता है क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट कंपेयर टू अदर, क्योंकि देखिए घर का सपना तो अभी तक लटका हुआ है, इतने सालों से तो अधूरा है ही, अब इसके लिए लड़ाई भी अलग अलग लड़नी पड़ेगी। तो आप सोचिए कितना टॉर्चर होगा घर खरीदार के लिए। अभय जी, जो सवाल यहाँ पर उठाए हैं वावेकर साहब ने, क्या जवाब देंगे आप उनका? देखिए कविता जी, मैं 2-3 बातें पहले तो कहना चाहता हूँ। पहले तो वावेकर साहब के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो मेरे मित्र हैं, मैं जानता हूँ, तो वो भी मेरे से काफी मिले हुए हैं, और अगर वो ये गाइडेंस इस माध्यम पे, इस प्रोग्राम के थ्रू देना चाहते हैं लोगों को कि कंज्यूमर कोर्ट से बहुत फायदा है, तो मेरा सवाल सिंपल सा एक छोटा सा ये है कि कंज्यूमर कोर्ट तो बहुत पहले से था, आज भी है, बीच में भी था। उसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि कंज्यूमर कोर्ट को बार न किया जाए होम बायर्स के लिए, इसलिए वो दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो फिर ये स्थिति क्यों आई कि ये जो आप जो ये रिपोर्ट लेके आए कि 4,80,000 मकान आज भी कंप्लीट नहीं हुए हैं? इतना पावर कंज्यूमर कोर्ट के पास में था। कंज्यूमर कोर्ट ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट में पहले से मौजूद है। रेरा तो फिर भी केवल कैपिटल सिटीज में है, कंज्यूमर कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। और तब उसके बाद ये स्थिति क्यों बनी? 2014 से पहले के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, क्या 2014 के पहले कंज्यूमर कोर्ट नहीं था? तो मेरे को लगता है कि ये बहुत एक तरफ से देखी गई बात है। ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर कोर्ट अगर सब चीज का सोल्यूशन था तो पहली बात तो रेरा की जरूरत नहीं थी, और दूसरी बात फिर सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम पैदा ही क्यों हुई? तो ये मेरे को ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं है। दूसरा कविता जी, मैं अश्विंदर जी को एक और चीज बताना चाहता हूँ। वो बोले कि बिना रिसर्च के लोग जो घर लिए वो फंस गए। तो क्या यूनिटेक, आम्रपाली, सुपरटेक, जेपी, ये सारे उनको लगता है कि बिना रिसर्च किए हुए थे? तो मैं इस बात को नहीं मानता कि मेरी जिम्मेदारी है, अगर कोई भी बिल्डर अगर घर खरीदता और मेरे से पैसे लेता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मेरे को घर दे। अब कविता जी, मैं आपके सवाल पे आता हूं, जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या रेरा फेल हो रहा है। देखिए, रेरा का फेल तो डेफिनेटली फेल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि रेरा अपने आप को असर्ट नहीं कर पाया अभी तक जिस तरह से उसको करना चाहिए था। स्पेशली जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे जो कंप्लीट नहीं हुए थे रेरा जब शुरू हुआ था। और इसके लिए मैं 2-3 चीजें आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूं, इस प्रोग्राम के थ्रू दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो आपने रेरा को अभी तक देखा 2021 तक के दिसंबर तक या 2022 अभी तक, आप अगले 5 साल में रेरा को काफी इफेक्टिव देखेंगे, और उसका इंक्लूडिंग इन द जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, इफेक्टिव देखेंगे। कैसे आप कह सकते हैं अभय सर कि ये इफेक्टिव होगा? क्योंकि जब लॉन्च हुआ था, जब शुरू हुआ था, तब भी कहा था कि नहीं बहुत फर्क होगा। फर्क हम देख रहे हैं, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है सर। यहाँ पर अभी भी जो लोग सफर कर रहे हैं ना, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो क्या कड़े इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर आप संकेत दे रहे हैं? क्या होने वाला है ऐसा? मैं आपको ये एकदम सहमत हूं आपकी बात से कविता जी, कि अभी तक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में स्पेशली रेरा बहुत ज्यादा इफेक्टिव हम लोग को नजर नहीं आया है। और मैं जो आशान्वित हूं, जो मैं
ऑप्टिमिस्टिक हूँ रेरा के फ्यूचर के बारे में, उसका 2-3 कारण मैं आपको बता दूं। पहला तो ये जो एक बात बनाई जा रही थी लास्ट 4-5 सालों से कि रेरा एक रिट्रोस्पेक्टिव एक्ट है और इसलिए जो प्रोजेक्ट पहले चालू हो गए थे रेरा आने के पहले उस पर रेरा लागू नहीं होता है। तो ये जो न्यूटेक का जो जजमेंट आया है अभी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रेरा रिट्रोएक्टिव एक्ट है और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का जो डेफिनेशन दिया गया है कि दैट द प्रोजेक्ट शुड बी ऑनगोइंग और उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर नहीं मिला है तो वो रेरा में कवर्ड होगा। तो इसकी वजह से जो एक असमंजस की जो स्थिति थी, जो अथॉरिटीज को भी ये डराया जा रहा था कि हम लोग कोर्ट में जाएंगे और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएगा, तो ये बातें अब साफ हो गई कि जो भी प्रोजेक्ट 2014 रेरा आने के पहले जिसपे कार्य चल रहा था और जिसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला वो रेरा में कवर्ड हैं। तो इसलिए वो स्थिति अब दूर हो गई और इस प्रोजेक्ट्स पर रेरा अब अपने आप को आगे चल के असर्ट करेगा, ये मेरा विश्वास है। दूसरी चीज ये है कविता जी की एक 43(5) एक प्रोविजन था रेरा में जिसमें कहा गया था कि अगर रेरा कोर्ट कंज्यूमर्स को जो भी कुछ अवार्ड देगा, रिफंड देगा, इंटरेस्ट देगा या पेनल्टी देगा, तो बिल्डर को वो पूरे के पूरे पैसे जो हैं जमा करा करके तभी वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने में अपील कर पाएगा। इसको लेकर के जगह जगह हाई कोर्ट में बिल्डर ने अपील किया था। फाइनली ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि बिल्कुल ये जो रेरा का प्रोविजन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, सही है और उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। तो मेरे को लगता है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिटरेंट साबित होगा, क्योंकि कोई भी बिल्डर को अगर ये कह दिया जाता है कि आप 40 लाख रुपया पहले होम बायर को उसके घर का दाम दे दीजिए, उसके ऊपर में 5 लाख रुपया इंटरेस्ट दे दीजिए, 2 लाख रुपया पेनल्टी दे दीजिए, सपोज करिए कि 50 लाख रुपए का एक अवार्ड होता है और बिल्डर को एक अपील करने के पहले 50 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, तो ये इसके लिए बहुत बड़ा डिटरेंट होगा। वो ये नहीं चाहेगा कि उसके खिलाफ कोई भी मॉनिटरी टर्म्स का एटलीस्ट कोई भी अवार्ड, कोई भी ऑर्डर उसके अगेंस्ट में निकले। तो ये अपने आप में उसके लिए बहुत बड़ा डिटरेंट होगा और वो चाहेगा कि जल्दी से जल्दी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को खत्म किया गया, क्योंकि दोनों जगह में कि वेदर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स सुनिश्चित नहीं करता। जिस पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं जो कि रेरा के तहत आने की बात कही गई थी, वावेकर साहब मैंने देखा कि आप अभय जी के जवाब पर कुछ मुस्कुरा भी रहे थे, आप अपनी बात भी सामने रखे और ये बताएंगे ये जो कदम जिनकी ये बात कर रहे हैं क्या ये असरदार है? आपको लगता है जिस पारदर्शिता की जरूरत है एक घर खरीदार को बिल्डर से, डेवलपर से, वो क्या मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। इसका कारण ये है कि मेरे दोस्त जानते हैं कि रेरा में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, मुझे बताओ ऑर्डर मिलने के बाद आप बिल्डर का क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी अटैच करने के लिए भी आपको जाना पड़ता है दूसरी कोर्ट में। आज कंज्यूमर कोर्ट डायरेक्टली प्रॉपर्टी अटैच करके ऑक्शन करवाता है थ्रू ऑर्डर 21 के प्रोसीजर से, यानी कलेक्टर एज वेल एज ऑर्डर 21 सारी जब्त मालमत्ता उसकी कर सकता है, कुड़की लाके वो बेच सकता है, या उसको 3 साल जेल में प्रावधान है, वो भी इंटरिम ऑर्डर के लिए। इतना स्ट्रॉन्ग सशक्त रेरा को बनाना चाहिए। मैं था प्लानिंग कमीशन में जब मैंने सजेस्ट किया था, पर उसको ड्राफ्टिंग स्टेज में निकाल दिया। आज रेरा का अपील हाईकोर्ट में क्यों जाता है? रेरा का सेंट्रल कोर्ट क्यों नहीं है जो ग्राहकों के लिए होना चाहिए? मेरे दोस्त ने ये भी क्योंकि आज सेंट्रल कोर्ट नहीं है, अपील रेरा का जाता है हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में स्टे हो गया तो कितने साल चलेगा सर हाईकोर्ट में? तो कंज्यूमर कोर्ट का नेशनल कंज्यूमर कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। इवन हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यू विल नॉट एंटरटेन कंज्यूमर केसेस इन द हाई कोर्ट अंडर 226। इतना सशक्त है, ओनली उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सशक्त करना चाहिए। सेम थिंग रेरा में होना चाहिए, एग्जीक्यूशन होना चाहिए। अच्छा, रेरा में बहुत अच्छे प्रावधान है, वो कहता है कि 70% अमाउंट आपको एस्क्रो अकाउंट में डालने चाहिए, मगर कितनी इसमें अलग अलग वेज है जिससे आप ये विड्रॉ कर सकते हैं और उसका मॉनिटरिंग क्या है? फंड क्यों कम होता है? जब इतना पैसा जमा होने के बाद भी, एस्क्रो अकाउंट में रखने के बाद भी फंड क्यों कम पड़ता है? इसका कारण इसका ऑडिट और मॉनिटरिंग नहीं है। आपने मुझे कहा कि यू आर डिपॉजिटिंग 100%। आज कंज्यूमर कोर्ट भी इंसिस्ट करता है 50% तो अपील को भरना है, उसके बाद 100% स्टे लेने के लिए भरना पड़ता है। मगर वो आप नहीं भरेंगे तो आप क्या कर सकते हो? कैन यू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन? यू कांट। कैन यू पुट द बिल्डर इन द जेल? नो। क्या एग्जीक्यूशन है आपके पास? व्हाट इज द टिप टू बाइट? ये मेरा सवाल है। और दूसरा, क्यों रेरा में इतना रेस्ट्रिक्शन है कि भाई रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं आएगा, सोसाइटी नहीं आएगी, केवल रजिस्टर्ड फ्लैट बायर के लिए क्यों रेरा है? व्हाई नॉट इट इज वाइडन? मैं तो कहता हूँ रेरा आने के बाद पारदर्शिता बढ़ गई, आपकी बिल्डर की इंफॉर्मेशन मिलती है। मैं था उस प्लानिंग कमीशन में, आपको 70% एस्क्रो अकाउंट का वहां पे है, काफी सारे डिस्क्लोजर्स आपको करने पड़ते हैं, कंज्यूमर्स को काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। मगर क्यों आप कंज्यूमर को 6% और 60% से इंटरेस्ट देके तो 3 साल कैसे आप एग्रीमेंट को एक्सटेंड करते हैं और डेवलपमेंट पीरियड को एक्सटेंड करते हैं? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट रिराइट नहीं होती, रेरा में तो रोज होता है।
ऐसा क्यों होता है? मैं क्रिटिकल नहीं हूँ, मेरे भी बहुत आशाएं आकांक्षाएं रेरा पे है, मगर रेरा की नहीं, रेरा को लेके कोई customer क्रिटिकल नहीं है, हम बस यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इसको और सशक्त बनाया जाए। अश्विंदर जी बिल्कुल। बताएं, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कविता जी, अगर आप तो काफी एक्सपर्ट हैं पर्सनल फाइनेंस के अंदर, अगर आपने सेबी की जर्नी देखी है, कोई भी रेगुलेटर जो आता है उसको टाइम लगता है एस्टैब्लिश होने में। अभी मेरे को पैनलिस्ट ने बोला कि पहले जो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं था और कोर्ट ने उसको रेट्रोस्पेक्टिव किया। सिर्फ पेसिमिस्टिक होने से काम नहीं चलेगा, रेरा के आने से बहुत फायदा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूं। मैं सप्लाई साइड में रहा हूं, मैं डिमांड साइड में रहा हूं, मैं फंडिंग में रहा हूं। मैंने मॉर्गेज फंडिंग की है 4 साल एज ग्रुप हेड ऑफ बजाज फाइनेंस, और मैंने देखा है कि रेरा के आने से फंडिंग के कंपनीज को कितना फायदा हुआ है, उनकी क्रेडिट जिस तरह से वो असेस करते हैं, रिस्क असेस करते हैं, कितना फायदा हुआ है। एक रेगुलेटर को कम से कम 5 साल से 6 साल लगते हैं अपने आप को मैच्योर स्टेज में लाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे केसेस आते हैं, हायर कोर्ट्स में भी कई केसेस जाएंगे, रूलिंग्स आती हैं, द वेब इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट वाइडन। मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो अभी उसके अंदर नहीं है, बट बड़ी चीजें जो होनी चाहिए थी वो आ चुकी हैं। दूसरा जो हम बात कर रहे हैं, जो मकान अभी तक डिलीवर नहीं हुए हैं, वो मकान का नंबर ज्यादा बदल नहीं रहा है। जैसे मेरे किसी को पैनलिस्ट ने बोला कि वो पहले 4,40,000 था, वो 480 हो गया, हमें पता नहीं कितना है कितना नहीं है। बट अगर आप देखें रेरा के आने के बाद उस अमाउंट में बिल्कुल भी वृद्धि नहीं हुई, तो रेरा तो बहुत सक्सेसफुल हो गया ना। अगर वो 4.5 लाख मकान जो थे जो अनडिलीवर्ड थे, वो 4.5 लाख अगर 6 लाख हो जाते तो मैं मानता कि रेरा असफल रहा है। चलो रेट्रोस्पेक्टिव प्रॉब्लम्स रही हैं, बट इंक्रीमेंटल प्रॉब्लम तो बिल्कुल खत्म कर दिया रेरा ने। अभी आप इंक्रीमेंटली अगर आप अनसोल्ड इन्वेंट्री देखते हैं, वो तो बिल्कुल नहीं बढ़ी, वो तो उतनी है। कोई 4,40,000 कहता है, कोई रिसर्च 4,80,000 कहती है। सो एक रेगुलेटर को टाइम लगता है। रेगुलेटर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंड कंज्यूमर। रेगुलेटर कंज्यूमर का आदमी होता है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एग्री कि रेरा के इतने दांत नहीं है जितने होने चाहिए, बट ये जो डिसीजन आया जिसके अंदर रेरा को रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया है, ये बहुत बहुत बड़ी विक्ट्री है। बिकॉज पहले सबसे बड़ी जो क्रिटिकल चीज आई थी वो ये आई थी कि जिस तरह से ये लॉ फ्रेम बना है, जिस तरह से फ्रेमवर्क हुआ है रेरा का, कि जहां पर इस डेट से पहले जहां ओसी नहीं मिला दैट उसको हम नहीं लेंगे, उसको लाने के कारण काफी फर्क पड़ा है। इज द सिचुएशन आइडियल? नो, इट इज नॉट आइडियल। इंडिया में रेरा दुबई यूएई के 10 साल के बाद आया है, तो पहले तो यही क्वेश्चन करना चाहिए कि रेरा इतना लेट क्यों आया है। बिकॉज वी हैव बीन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, वी आर डेवलपिंग, वी आर नाउ बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमी। और ये जो प्रैक्टिसेस हम लेके आ रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड डेवलप्ड इकोनॉमीज में 10 साल 15 साल पुरानी प्रैक्टिसेस हैं। जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि सेबी इज वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स इन द कैपिटल मार्केट। आई कैन अश्योर यू, अगर थोड़े प्रोफेशनल, अदर देन ओनली पीपल विद गवर्नमेंट बैकग्राउंड, प्रोफेशनल सीईओज, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, पीपल हु हैव सीन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री, जिन्होंने देखी है हर एंगल से, उनको रेरा को मैनेज करने के लिए भी लेके आया जाए, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आई जाए। Over a period of 1 to 2 years, you will see amazing improvement in this law. तो यहाँ पे That कुछ is और मेरा ये मानना है। जी जी, कुछ यहाँ पर और सहूलतें देनी होंगी, कुछ और पंख देने होंगे रेरा को। लेकिन अभय जी, आपसे अब यही सवाल होगा कि इन प्रोजेक्ट्स के मामले में रेरा क्या कुछ सोच रहा है, किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं? देखिए गुप्ता जी, मैं फिर से ये बात बोलूंगा, अश्विंदर जी ने भी कहा और वावड़कर साहब को भी मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। अगर वो कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा अगर सोल्यूशन निकाल देते हैं, हम लोग तो एक होम बायर हैं, किसी भी कोर्ट से, उसके लिए भी मैंने फाइट किया था जब ये बात बिल्डरों ने उठाई थी कि बाकी सारे फोरम को बैन कर दिया जाए और होम बायर केवल और केवल रेरा में जाए, तो हमने उसका विरोध किया था। ये पब्लिक डोमेन में है और हमने सारे ऑप्शंस को खुले रखने के लिए वकालत की थी उसकी। तो अगर कंज्यूमर कोर्ट से सोल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात यह है कि वावड़कर साहब जैसे मतलब हमारे बहुत ही वकील हैं और बॉम्बे में है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है, और कंज्यूमर कोर्ट भी बॉम्बे में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, टीवी पे इतने लोग उनको जानते हैं, उसके बाद भी अगर सोल्यूशन प्रॉब्लम वहां पे खड़ी हुई, पैदा हुई, तो ये जरूर ये मन में सवाल आता है कि फिर कंज्यूमर कोर्ट कैसे ये सोल्यूशन इतना बढ़िया था तो कैसे ये प्रॉब्लम यहाँ तक पहुंच गई। अब आपके सवाल पे आते हैं कविता जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने अभी, अब आपको मैं एक दूसरे डोमेन पे ले जाता हूं।
अभी हम लोग की सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग हुई थी और उसमें एक ये मुद्दा भी था कि लेगेसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको कंप्लीट कैसे किया जाए। तो आपको पता होगा स्वामी फंड के थ्रू गवर्नमेंट जनरली ट्राई कर रही, उसमें ऑलरेडी लगभग 25,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें काम शुरू किया जा रहा है और लगभग 1.5 लाख जो लोग हैं उसमें होम बायर्स, उनको इस मुहिम के थ्रू फायदा होगा। गवर्नमेंट ये और ट्राई कर रही है कि किस तरीके से इसको फंड को और हम लोग इंतजाम कर पाएं, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट पैसे की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि फंड एक मेन इशू है, तो उधर भी प्रयास, ये भी हम लोग की मीटिंग में आया था और हम लोगों ने इस पे भी डिसीजन लिया और ये डिसाइड किया कि इसमें कमिटी बने और हम लोग इसमें और अगर फंड की जरूरत हो तो मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री जो है रेलिवेंट मिनिस्ट्री से बात करके इसके लिए फंड मुहैया कराए। लेकिन ये तो देखिए एक सब फंड्स की अगर केवल प्रॉब्लम है और वो प्रोजेक्ट वायबल होगा तभी ये वाला मेथड तभी काम करेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में जो है फंड ले लिए गए हैं, फंड डाइवर्ट कर दिए गए हैं, वो प्रोजेक्ट अनवायबल हो गया है क्योंकि 80% 90% पैसा आपने ले लिया और प्रोजेक्ट 20% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बाकी जो पैसे आने को हैं उससे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो नहीं सकता। उसका क्या किया जाए, उसके लिए मैं ये कह रहा था कि मेरे को लगता है कि रेरा को असर्ट करना पड़ेगा, जरूरत पड़ती है तो शायद और दूसरे सुप्रीम कोर्ट तक भी मैटर जाए। आपको मालूम होगा बाकी काफी सारे मैटर में, यूनिटेक के मैटर में सुप्रीम कोर्ट के सामने भी मैटर चल रहा है, वहां पे भी लोगों को बहुत रिलीफ नहीं मिल पाई है, क्योंकि मेन मुद्दा ये हो जाता है कि पैसे आप ऑर्डर तो पास कर देंगे लेकिन पैसे का काम पैसे से ही होगा। तो मेरे को लगता है कि जब तक वसूली की कार्रवाई ना हो, जो भी बिल्डर जिसके प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो एक लग्जरियस लाइफ लीड कर रहा है, तो हम लोग को उसके पर्सनल एसेट्स को सीज करने पड़ेंगे, उससे प्रोजेक्ट को बनाना पड़ेगा और ये मुहिम मेरे को लगता है कि रेरा को ही चलाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आज की डेट में रेरा अथॉरिटीज पर है और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जो उनका कॉन्क्लेव हुआ है या होने वाला है, रेरा एसोसिएशन जो अथॉरिटीज का जो एसोसिएशन है उसमें इस बारे में वो लोग फैसला लेंगे कि किस तरीके से वो जो बिल्डर्स हैं जो लोगों के पैसे लेकर के और घर नहीं बनाए, उनके पर्सनल एसेट्स को जब्त किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज को। बिल्कुल, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो रेरा मौजूद है, जिस तरह के प्रावधान मौजूद हैं वो ठीक है, लेकिन वो काफी नहीं है, इसको सशक्त बनाने की जरूरत है। और जहाँ तक बात है घर खरीदारों की, तो अभी भी उनके पास एक आशा की किरण मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए और कंज्यूमर इज किंग के आज के एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।